भाषण लच्छेदार, ऊपर सत्याचार, भीतर भ्रष्टाचार। डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार डबल हुआ है। दबंग, दंगा और माफिया राज को अब हमें यूपी से हमेशा के लिए बाहर कर देना है। ये बाबा मुख्यमंत्री को हटाने वाला भी चुनाव है। बताओ बाबा मुख्यमंत्री को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, कोई जीतने वाला नहीं है। जितनी सीट 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पाई थी, उतनी ही सीट भारतीय जनता पार्टी 2022 में थी उत्तर प्रदेश में पाएगी, इसमें कोई संदेह वहां पर नहीं है। कैसा धर्म है ये इनका? सबसे बड़ा धर्म एक नेता का क्या होता है? जनता की सेवा। जब उनको हिंदू होने में ही गौरव की अनुभूति नहीं थी, तो हिंदू की व्याख्या, हिंदू की परिभाषा वो कैसे कर रहे हैं? बरेली, मुरादाबाद और आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच गया है कन्नौज। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आपको बता दें ये सुगंध की राजधानी, जी हां ये इत्र की नगरी है, जहां से ऐन चुनाव से पहले वो भ्रष्टाचार वाली जो दुर्गंध है ना, वो पूरे देश में जमकर फैली है। तो ऐसे में सवाल ये कि इस बार अब तीसरे चरण में यहां जब कन्नौज के अंदर वोटिंग होगी तो फिर जो कुल 59 सीटें हैं उन पर किस तरीके की चुनावी महक है, इसी को जानने के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ खास मेहमान जो इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। एक एक करके उनसे आपका परिचय कराती हूं। नवाब सिंह यादव साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियां नवाब सिंह जी के लिए। कांग्रेस की तरफ से आप देख रहे हैं विवेक मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियां विवेक जी के लिए। और आप देख सकते हैं बीएसपी से अमर सिंह फौजी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तालियों के साथ अमर सिंह फौजी जी का स्वागत कीजिए। बहुत स्वागत आप सभी का सर। मैं आप लोगों से ही चर्चा शुरू करूंगी और ये कन्नौज की जनता जो तैयार है अपने सवालों के साथ, लेकिन उससे पहले आज दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। जी 55 सीटें दूसरे चरण में, वोटिंग 14 फरवरी को होनी है। और ऐसे में मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, एक एक करके इनका रुख करेंगे। अजय दुबे रामपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, ध्रुव मिश्रा हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अजय के पास आपको लेकर चलते हैं और अजय से जानते हैं। अजय, रामपुर मुस्लिम बहुल सीट, जहां मुद्दों से बढ़कर अगर चर्चा किसी बात को लेकर है तो वो आजम खान। और ऐसे में अब जबकि चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, माहौल क्या है अजय? निश्चित ही रामपुर में जिस तरीके से कल मैंने इंटरव्यू अखिलेश यादव को किया और यही सवाल किया कि आजम खां आपके समय में उनका एक रुतबा हुआ करता था और अब किस तरीके से जो करप्शन और तमाम धाराएं उनको लेकर जेल में, तो अब माहौल पूरी तरीके से अखिलेश का कोशिश, समाजवादी पार्टी की कोशिश यही थी कि जिस तरीके के जो कानूनी पेचों में फंसाया गया उनको उसको भुनाया जाए। कल जो पूरा जो रोड शो था जिस इलाके से होकर गुजरा, वहां पर माहौल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनका देखने को मिला। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से कांटे की टक्कर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, रामपुर में भी उसी तरीके का माहौल बना हुआ है। रामपुर में भी जो वोटिंग का लोगों का जो पैटर्न है वो देखने को मिलेगा कि क्या प्रदेश में उसी तरीके का मिजाज देखने के लिए मिल रहा है रामपुर में भी। और इस वक्त मुरादाबाद से मेरे साथ मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान मौजूद है और आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी 2 दिन पहले मैं खुद कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला लेकर मुरादाबाद में मौजूद थी। और उबैदुर रहमान, मैंने खुद वो मुद्दों की गर्मी महसूस की। 2017 अगर बात की जाए तो जिस तरीके का मिजाज था, इस बार चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद मिजाज कैसा है मुरादाबाद का? उबैदुर। जी रुमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो परसों जहां वोटिंग होनी, मुरादाबाद और आसपास का इलाका जो है ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यही वजह है कि आखिरी दिन कल अखिलेश यादव थे तो आज असदुद्दीन ओवैसी यहां पर रहे। आज उन्होंने कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में एक अपनी जनसभा की और एक संभल में की। असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ जो मुस्लिम मतदाता वोटिंग करता रहा है, ट्रेडिशनल रहा है, वो चाहते हैं कि MIM के प्रत्याशियों को इस बार जीत मिले। तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रणनीति ये की कि आखिरी दिन, आखिरी लम्हों में लोगों को अपना पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कोशिश ये की कि जितने भी मुस्लिम मतदाता है दुर्वीकरण हो और वहां पर बनती हुई। और अब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और ऐसा ही कुछ हाल जो है वो उत्तर प्रदेश में तो दूसरे चरण के लिए, लेकिन अगर उत्तराखंड और गोवा की बात की जाए तो वहां पर भी तो 14 फरवरी को ही वोटिंग होनी है ना। तो सीधे आपको हरिद्वार लेकर चलते हैं। ध्रुव हमारे साथ
मौजूद हैं। ध्रुव, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रियंका गांधी तक सबने पूरा जोर लगा दिया। उत्तराखंड का माहौल प्रचार थमने के बाद कैसा है? जी बिल्कुल रुमाना, इस वक्त मैं हरिद्वार में हूं। थोड़ी देर पहले ही अमित शाह जो है यहां पर गंगा आरती करके गए हैं और अगर बात करें तो कुमायूं में जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी थी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है यहाँ पर टिहरी में थे, उसके बाद फिर कोटद्वार में थे। पूरी की ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं झोंक दी थी। आखिरी जो दिन था आज चुनाव प्रचार का, प्रियंका गांधी भी यहाँ से कुमायूं में थी। इस बार जो है खटीमा और हल्द्वानी में प्रियंका गांधी रैली करके गई हैं, लोगों से संवाद किया है। जीरो बना जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। और आइए अब सीधे रुक कर लेते हैं ये कन्नौज, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए थे और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाने पर लिया किसको? परिवारवाद को। परिवारवाद मतलब कौन? समाजवादी पार्टी। और उसी समाजवादी पार्टी का तो ये गढ़ है कन्नौज, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। यहीं कन्नौज से अपना सियासी सफर अखिलेश यादव ने शुरू किया था। यहीं कन्नौज से अखिलेश यादव ने जो पिता से उन्हें विरासत मिली थी वो आगे पत्नी को सौंप दी थी। लेकिन 2019 में कन्नौज की जनता ने समाजवादी पार्टी को किनारे लगा दिया। सर, 2022 में भी यही हाल है, किनारे समाजवादी पार्टी। परिवारवादी कौन नहीं, गोरखपुर के इसके पहले महंत कौन थे? आदित्य योगीनाथ के पहले कौन थे? उनके नाना थे ना, नाना थे। ये परिवारवाद नहीं है, वो तो पुजारी भी सौंप गए। इस बार समाजवादी पार्टी कन्नौज की 3 सीटें जीतेगी और पूरे प्रदेश में सरकार बनाएगी बहुमत के साथ। ये तो बिल्कुल आप एक नया तर्क ले आए हैं। मतलब आपने महंत योगी आदित्यनाथ को ही परिवारवाद के लपेटे में ले लिया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? योगी महंत अवैधनाथ इनके नाना थे, नाना, मैं बता रहा हूँ। मैं तो पुष्टि नहीं कर सकती हूँ इस रिश्ते की, मुझे तो मालूम नहीं है इस रिश्ते के बारे में जो रिश्ता आप यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन ठीक है। देखिए ना, 2 और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के मेहमान का हम इंतजार कर रहे हैं। जरा कांग्रेस के नेता से पूछते हैं कि परिवारवाद कन्नौज को लेकर अगर आरोप लगेंगे तो सही या गलत? देखिए, परिवारवाद की बात जो नरेंद्र मोदी जी ने करी है, ये जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है। वो हर मोर्चे पे मतलब परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है, समाजवादी पार्टी का परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ जनता के जो मुख्य मुद्दे महंगाई के, बेरोजगारी के, शिक्षा और स्वास्थ्य के हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें ही कर रहे हैं। ये परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है? परिवारवाद मुद्दा तो नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि मुद्दा हटाने के लिए एक बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जिला बनाया हुआ बहन जी ने आज जो रैली हुई है, उस रैली के अंतर्गत में 2 लाख से ज्यादा भीड़ हुई। कहीं नहीं उसको दिखाई जा रहे, मीडिया भी नहीं दिखा रही है। नहीं, मीडिया को जो आप कह रहे हो मीडिया कहीं दिखाती नहीं है। आप तो ये बताओ कि बहन जी होती कहाँ है? बहन जी आती कब है जो बहन जी को दिखाया जाए? आती है बहन जी, आती है बहन जी, काम करती है बहन जी। आने की नहीं, वो दिखाने वाली नहीं है बहन जी, काम करने के लिए आज जो जन जन में काम। तो फिर ये तो मत कहिए ना कि मीडिया दिखाता नहीं है। जब बहन जी आएंगी तो मीडिया दिखा देगा। जी देखिए, शादी न करना या शादी करके छोड़ देना, ये कोई महान बनने के लक्षण नहीं कोई है। ये जिसको वो दावा कर रहे हैं, इस तरह की बातों से या परिवारवाद की बातें करके जनता को आज जवाब दें। अरे सर, अभी तो आप कह रहे थे परिवारवाद का मुद्दा लाया इसलिए जा रहा है असली मुद्दों से भटकाने के लिए, और अब आप खुद ही इस तरीके के निजी हमले कर रहे हैं। क्यों? आपके पास मुद्दे नहीं बचे जो आप निजी हमलों पर उतर आए हैं? वो इस तरह की बात कर रहे हैं, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। जो वो कहते हैं कि योगी हैं, बाबा हैं, आप उनकी भाषा देखिए, किस तरह की भाषा बोलते हैं। ठोक दो, मैं 10 मार्च के बाद गर्मी निकाल दूंगा, ये एक संत की भाषा होती है? ये सोचिए, गेरुआ वस्त्र पहन लिया लेकिन उनका तन तो रंग गया, लेकिन मन अभी संत नहीं हुआ उनका। उनकी जो भाषा है, जो उनकी बोली है, वो एक संत की नहीं है। तो यादव जी, यहाँ तो आपके लिए बहुत आसानी हो गई सर। यहाँ पर जितने हमले हो रहे हैं वो सारे बीजेपी और योगी जी पर हो रहे हैं। तो आप लोग तो मतलब सब एक ही पाले में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, एक पाले में नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में कोई काम नहीं किया। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। अब ये गांव-गांव जाते हैं, नारा देते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये राम को ला सकते हैं? इनकी औकात क्या है? राम हमारे कड़कड़ में है, सबके दिल में है, ये राम को लाएंगे। दूसरी बात, मान लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो तो ये आरोप लगाते हैं ना कि वो जो राम सेवक थे उन पर गोली चलाने का कौन लेता है श्रेय? नेताजी लेते आए ना श्रेय उस बात का, आप लेंगे उसका श्रेय? मैं बता रहा हूँ, अगर ये कहते हैं राम
मंदिर हमने बनवाया। मैं मान लेता हूं कोई संवैधानिक पदों पे बैठा व्यक्ति ये स्वीकार कर ले, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, कि मैंने न्यायालय पे दबाव डाला, मैंने सत्ता के प्रभाव में ये उनके न्यायालय की मर्यादा को तार तार किया श्रेय लेने के लिए, अगर स्वीकार कर ले तो मैं मान लूंगा। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कोई है नहीं, तो इसलिए अब मैं जवाब किससे लूं? लेकिन मुझे लगता है कि ये कार सेवक पे गोलियां चलाने की बात करते हैं। इन्हीं कार सेवक पे गोलियां चलाने वाले को 2003 में भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया था, ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र अगर बचेगा तो मुलायम सिंह जी से बचेगा। ये इनकी कथन। तो आप ये कह रहे हैं कि साठगांठ हो गई, आप तो फिर साठगांठ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इनकी नूरा कुश्ती हो रही है पिछले 4 महीने से, जिस तरह से बयानबाजी इनकी हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए बीजेपी की तरफ से हमारे पास अब कोई नेताजी पहुंच गए हैं। इंतजार तो हम कर रहे थे सरिता पांडे जी को आना था, लेकिन अब आप आ गए हैं, तो अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम निरंजन त्रिवेदी है और मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूं युवा मोर्चा। ठीक है, तो त्रिवेदी जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आज जिस तरीके का हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कन्नौज में आकर परिवारवाद के मुद्दे पर बोल कर गए हैं, सीधे निशाने पर समाजवादी पार्टी और यादव परिवार को उन्होंने लिया। ये लोग कह रहे हैं मुद्दा ही नहीं है, तो परिवारवाद को लाया इसलिए जा रहा है क्योंकि बीजेपी अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। देखिए बहन जी, मैं कहना चाहता हूं कि उस उत्तर प्रदेश के अंदर इस समाजवादी सरकार में यदि कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो अखिलेश यादव का बनेगा, उनके परिवार का बनेगा। कोई आम आदमी ना तो इनके सरकार में मुख्यमंत्री बन सकता है और न लीडर बन सकता है, लेकिन हमारी सरकार में एक सेकंड, लीडर तो ये भी हैं, खड़े हुए हैं लीडर बनकर, आराम से। हमारी सरकार में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है। एक आम आदमी ये सपना देख सकता है कि मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। अब सपना वो कहाँ देखे हैं? आप लोग तो खुद ही बता रहे हैं कि लोग सो ही नहीं पा रहे हैं बेचारे, तो सपना कैसे देखेंगे? सपना देख पा रहे हैं या नहीं? पीएम कहकर गए, सपना भी नहीं देख पा रहे। नींद उड़ गई है, प्रधानमंत्री कहकर गए, समाजवादियों की नींद उड़ गई है। कोई नींद नहीं, हम समाजवादी वो लोग हैं, बड़े बड़े तानाशाहों को जेपी आंदोलन में इंदिरा जैसे लोगों को उखाड़ फेंक दिया है। ये क्या है? इनसे पूछे, परिवारवाद की बात करते हैं। अरे योगी जी के नाना कौन थे? महंत वैद्यनाथ, वहां की पुजारी गिरी भी सौंप के गए। परिवारवाद की बात तुम त्रिवेदी जी, ये प्लीज ये दूसरी बार दोहरा रहे हैं आरोप को, इस पर जवाब दे दीजिए आप, मेरे दर्शकों को भी कुछ क्लैरिटी में। देखिए, मैं बड़ी सावधानी पूर्वक नाना कौन थे? वो नाना को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि इनकी सरकार में गुंडाराज अभी आसमान पे था, हमारी सरकार ने गुंडे या तो जेल भेज दिया या ऊपर भेज दिया। ये जो नाना को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास जवाब है? आपके पास जानकारी? जब वो नाना है ही नहीं तो मैं जवाब किस बात का? नाना नहीं है वो। अरे ये तो झूठे लोग हैं। मैं इनसे एक सवाल, ठीक है, एक मिनट, आप लोगों के बीच तो ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। एक सेकंड, जनता यहाँ पर मौजूद है, हाथ उठा लीजिए, एक एक करके सबके पास आऊंगी और अपनी जगह से कोई हिलेगा नहीं। जो अपनी जगह से हिलेगा उसके पास नहीं आऊंगी। किससे सवाल है? मैं बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि भारत को विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले आज 5 किलो गेहूं अनाज को अपना विकास बताते हैं, लेटरेंट को अपना विकास बनाते हैं। इनसे मैं जवाब दे रही हूँ। एक मिनट, आराम से, संयम के साथ। हाँ। त्रिवेदी जी, वो कह रहे हैं कहाँ तो विश्व गुरु का सपना दिखा रहे थे आप, और कहाँ आपने लोगों को 5-5 किलो अनाज के सहारे निपटा दिया है। विश्व गुरु तो भारत बनी रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी कोरोना काल में जिस प्रकार से भारत में कोरोना आकर फेल हुआ, ये हम पर आरोप लगाते हैं। उल्टा समाजवादी में देखिए, इनका कोई भी नेता सड़क पर जनता का सहयोग करने नहीं आया। हमारी पार्टी का हर कोरोना काल का वो श्रेय ले रहे हैं कि कोरोना काल में कितना शानदार मैनेजमेंट किया इन्होंने। यही शानदार मैनेजमेंट है। लोग तड़पते रहे, ऑक्सीजन नहीं मिली। शांत हो जाइए, शांत रहिए। ऑक्सीजन नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिले, लोग तड़पते रहे, मजदूर हजारों कोस चल के पैदल मर गए, अपने राजा पे विश्वास किया। ये मैनेजमेंट है। ठीक है। सरिता जी आ गई हैं हमारे साथ। सरिता पांडे, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष। आपने सुन लिया ना, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो हमले किया, आपने देर से ज्वाइन किया है, आप और आरोप भी सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी जवाब देने के लिए। कोरोना मैनेजमेंट बीजेपी का, योगी सरकार का कैसा था?
देखिए, कोरोना मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पूरे देश ने जो दृश्य देखा, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से, अस्पताल में बेडों की कमी से दवाई कमी से जो लोगों की मौतें हुई, गंगा जी में किस प्रकार लाशें उतरा रही थी, किस तरह सब दफन किए जा रहे थे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का संसद से झूठ बोलना कि एक भी मौत नहीं हुई, पूरे देश का, पूरी दुनिया में देश का शर्म सर से झुका दिया। ठीक है, आप कोरोना था ही नहीं तो कोरोना इनने बना रखा है, तो कोरोना था ही नहीं। तो आपने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई? वैक्सीन लगाने से फायदा क्या है? आपने नहीं लगवाई है? हमारे वैक्सीन से कई लोग मर गए हैं, वैक्सीन लगवाने से फर्जी वैक्सीन। नहीं, देखिए, मुझे लगता है मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहती हूँ, एबीपी न्यूज का ये मंच है और कोरोना जो है वो महामारी है। मुझे लगता है यहाँ से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, लोग भ्रमित नहीं होने चाहिए। हम लगातार मुहिम चलाते रहे हैं कि कोरोना से बचाव कीजिए, मास्क लगाकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग। और मैं बता दूं, जिम्मेदार चैनल होने के नाते एबीपी न्यूज की पूरी टीम जो इस वक्त ग्राउंड पर निकली हुई है, सभी पूरी तरीके से डबल वैक्सीनेटेड हैं। खैर, बीएसपी का अपना अलग राग उन्होंने यहां पर छेड़ा, कह रहे हैं कोरोना था ही नहीं, लेकिन बाकी दोनों ये कह रहे हैं कि सब जितनी मिसमैनेजमेंट था बीजेपी के राज में, उतना कुछ हो नहीं सकता। वो गंगा जी में लाशें तैरना, वो लोगों का बिना ऑक्सीजन के एक एक सांस के लिए तड़प तड़प कर मरना। सरिता जी, मैं इनकी हर एक बात का खंडन करती हूँ। ये भाजपा की ही सरकार थी कि इतने बड़ी महामारी को काबू करने का काम किया। मैं बहन आपसे बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक एक कार्यकर्ता इस महामारी पे सर पे खड़े हुए, और आम आपके कहने से आप क्या कहेंगे हम लोग जानते हैं। हम लोग सड़क पे उतर के भोजन बांटने का काम किए हैं। उस समय जब आप लोग घर में दुबके हुए रहते थे, तब हमसे घर से बाहर से निकलने का काम किया है, और इस महामारी में हम डट के सरकार का साथ दिए हैं। अच्छा, एक सेकंड। देखिए, ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का शो तो हो नहीं रहा है कि आप लोग हूटिंग करेंगे, है ना? और यहाँ दर्शक आप लोग नहीं है, दर्शक वो है जो अपने घर पर बैठा हुआ है। पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त सुन रहा है। आप लोग शोरगुल करेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। आपके नेता मंच पर हैं, मजबूत हैं जवाब देने के लिए, मजबूत है ना आप? कह दीजिए जरा, शोर ना मचाएं। हेलो, मैं सारे जवाब देने के लिए ताकत रखता हूं, एक एक, इसलिए आप लोग हाथ जोड़कर विनती है, शांत रहें। ठीक है, अब आप आराम से जवाब दे दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन भाई ने कहा कि वैक्सीन लगाना, ये इन लोग के कारण जनता परेशान हो रही थी, जबकि वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने सबसे आग्रह किया कि सब वैक्सीन लगाएं। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। आपके नेताजी भी सामने और बोले हम तो नहीं लगवाएंगे जी बीजेपी की वैक्सीन। अगर सही समय पर लोगों में सही संदेश जाता तो आपको नहीं लगता कई जिंदगियां बच सकती थी? हमारे नेता ने ये नहीं कहा वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के जब मजदूर किसानों को वैक्सीन लग जाएगी तब हमें उनकी चिंता है, तब लगवाएंगे। एक बात सुन लीजिए, आपके नेता ने कहा था कि भाजपा की वैक्सीन है और ये कोई नहीं लगाएगा। बोलिए। मैं एक जवाब ले रहा हूं, आपसे मांग रहा हूं। 100% का मतलब क्या होता है? इन्हें सबको शपथ है, न्यूज चैनलों में चल रहा है, पहला डोज 100% उत्तर प्रदेश में लग गया। तुम्हें अपनी भगवान की कसम, कितने लोगों को यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगी? हाथ उठा दीजिए। हम सबको डबल डोज लगी है। ठीक है। एक सेकंड। कुछ और सवाल लें, आराम से। सवाल किससे सवाल है? मैम, मेरे घर में 7 सवाल किससे है? भारतीय जनता। क्या सवाल? विकास का काम कब करेंगे छात्रों? कौन सा विकास? छात्रों पे नौकरियां, भर्तियां, ये गर्मी निकालने की बात करते हैं, नौकरियां कब निकालेंगे? वहाँ ये बड़ा वैलिड सवाल है। वो कह रहे हैं नौकरियां कब मिलेंगी, भर्तियां कब निकालेंगे। छात्रों पर लाठियां तो जमकर चल जाती हैं। प्रयागराज में भी हमने देखा कैसे दौड़ा कर पीटा गया छात्रों को। ऐसा नहीं है, इतनी सारी जनसंख्या नियंत्रण ये लोग कर नहीं रहे हैं और मोदी जी को बोलते हैं। मोदी जी तो अपने स्तर पे बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। मोदी मैडम, ये चुनाव तो योगी जी के लिए हो रहा है ना? ये चुनाव तो योगी जी के लिए हो रहा है। तो योगी जी भी ने तो जितना सुशासन राज यहाँ करके रखे हैं, यहाँ तो गुंडा राज चल रहा था, और अभी ये जो गुंडा राज का खात्मा किया है वो योगी जी की सरकार ने किया है। ठीक है, ये बड़ा आरोप जो बीजेपी लगाती आई है, और वो अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है कि साहब यहाँ पर गुंडा राज था और अब हम कानून का राज ले आए हैं। ये जो कहें, इनकी बात है, इनकी बात हमारे वचन, इनके पांव, हमारे पांव हैं, इनके चरण। हमारा जुआ है, इनका मनोरंजन। 1 मिनट बताना चाहता हूं। बलात्कार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1, छिनौती में बंदरबन अपराधी। सुनिए, 1 मिनट, मैं नहीं बोलता, हम जवाब एक एक करके वो अपनी बात कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी जवाब।
उत्तर प्रदेश में अपहरण से लेकर बलात्कार से लेकर डकैतियां तक हो रही हैं। इनके नेता कहते हैं अपराधी जेल में है या बाहर चले गए। ये अपराध कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं क्या? ठीक है। तो एनसीआरबी के जो डेटा आया है, जो आंकड़ा है, उससे लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आगे कन्नौज की जनता के सवाल होंगे, लेकिन मत भूलिएगा इत्र नगरी है ये, तो जितना जिक्र होगा बड़ी ही शालीन तरीके से, खुशबू वाले अंदाज में। तो सुगंध की राजधानी कन्नौज में मैं इस वक्त हूँ और यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है, यहाँ पर किन मुद्दों की महक सबसे ज्यादा है, ये देखिए। कन्नौज की जनता, कन्नौज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तैयार हैं आप लोग अपने सवालों के साथ। चलिए अब मैं सवाल ले रही हूँ, जल्दी से आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि हर एक भर्ती निकली और हर एक भर्ती लीक हुई, पेपर लीक हुआ, पर 18,000 का घोटाला इन्होंने किया, दलितों पिछड़ों के सारे इन्होंने। सवाल पूछिए ना। सवाल ये है कि जो भर्ती निकलती है उसके बाद पेपर लीक कैसे होता है? पेपर लीक कैसे होता है? मेरा बीजेपी से क्वेश्चन है कि हिंदू के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, क्या हिंदू रिवाज में रात में लड़की को जलाना सही था या नहीं था? ठीक है, और सवाल जल्दी से। आपका सवाल किससे? बीजेपी वाले अपने 5 काम बताएं जो 5 साल में किए हों। 5 काम। मैम मेरा ये सवाल है कि चुनाव डेवलपमेंट पे होना चाहिए या जात पे होना चाहिए, धर्म पे होना चाहिए? ठीक है, और किसका सवाल है? मेरा ये सवाल है बीजेपी से कि ये आरक्षण विरोधी सरकार है, 69,000 भर्ती में इन्होंने पूरा आरक्षण खा लिया है और आगे भी ये आरक्षण विरोध सरकार कैसे कह रहे हो आप? इन्होंने तो ईडब्ल्यूएस तक के लिए केंद्र सरकार ने रिजर्वेशन 69,000 में इतनी गड़बड़ियां हुई हैं, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इन्होंने पूरी भर्ती को कंप्लीट। ठीक है, आपका सवाल किससे? मेरा बीजेपी की प्रवक्ता से सवाल है, 750 किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है, बताएं। ठीक है, तो किसान, नौकरी, 5 काम, सारे सवाल जो हैं वो सरिता जी आपके लिए ही हैं। सबसे पहले तो उन भाई साहब ने कहा कि यहाँ बेटियां असुरक्षित हैं, तो भाई साहब इतना जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना माताएं बहनें सुरक्षित महसूस कर रही हैं, उतना आपकी सरकार में नहीं था। फिर सरिता जी वहां से जो सवाल आया था कि आधी रात में क्यों एक बेटी को मृत्यु के बाद भी ऐसे जला दिया गया रात के अंधेरे में, वो अलग विषय है कि क्यों नहीं मैं क्षेत्र में निकलती हूँ, मुझे पता है कि माता बहनें यहाँ कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अलग विषय जो है जिसको आप कह रही हैं अलग विषय है, वो शर्मिंदा करने वाला विषय है। आपको अफसोस है आपको उस विषय पर, उस घटना पर? नहीं, वो उस डीएम का जो विषय था वो विषय पे मैं नहीं जाऊंगी। मैं अभी क्षेत्र में घूम रही हूँ। उस विषय पर आप नहीं जाना चाहती हैं, तो फिर अगर आप उस विषय पर नहीं जाना चाहती हैं तो मेरे ख्याल से फिर तो बेमानी हो जाता है महिलाओं की सुरक्षा पर बात करना ही, है ना? क्योंकि वो भी एक लड़की थी, वो भी एक बेटी थी। सुरक्षित है बहन, मैं बता दूं कि मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ। यहाँ छिबरामऊ विधानसभा में मैं कल प्रेमपुर मंडल में थी और वहाँ माताएं बहनें कह रही हैं कि हम जितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उतना इससे पहले की सरकार में नहीं थी, या इससे पहले की सरकार में जब। ठीक है, माताएं बहनें सुरक्षित हैं, वो ये कह रही हैं, आप लोगों की सरकार में नहीं थी। ये तो उन्नाव की घटना, अरे यार चुप रहिए, उन्नाव की घटना बताती है। कानपुर में जो महिला की हत्या की गई और अभी एक यादव लड़की की हत्या कर दी गई, कितनी घटनाएं बताएं। महिलाएं सुरक्षित हैं? दरिंदों की मदद करते हो, दरिंदों को गोद में बैठालकर उनकी मदद करते हो, सुरक्षित हैं? ठीक है सरिता जी, रोजगार को लेकर भी मुद्दा था और सवाल ये भी था कि अपनी सरकार के 3 काम गिना दीजिए। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये कन्नौज नगरी, जिसे बार बार मैं बता रही हूँ कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, कि साहब सुगंध की राजधानी है, इत्र नगरी है, यहाँ भ्रष्टाचार की इतनी दुर्गंध क्यों आई? देखिए, भ्रष्टाचार की दुर्गंध ये तो भाजपा की पहचान है। ये आज सोचिए जो यहाँ पे छापे पड़े उसमें काला धन कहाँ से आ गया? नोटबंदी के बाद इन्होंने दावा किया था काला धन खत्म हो जाएगा, तो ये काला धन कहाँ से आ गया? इसका जवाब भाजपा सरकार दे। ये काला धन कहाँ से आया? जो यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार, काला धन पकड़ा गया, ये काला धन कहाँ से आया? इन्हीं के सरकार में जो थे, इनके साथ जो थे उन्हीं का पकड़ा गया है। सरिता जी सक्षम है जवाब देने के लिए, नीचे उतरिए इस मंच से। हमारी सरकार ने तो ऐसे अपराधियों को उठाने का काम किया है, चुन के ऐसे अपराधी को ढूंढ रहे हैं जो काला धन एकत्रित करके इनके सरकार में जमा करके रखे। जवाब देते नहीं बनता है समाजवादी पार्टी से, इसीलिए कि समाजवादी पार्टी कहती है कि साहब ईडी, सीबीआई सबसे गठबंधन कर लिया है इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। भाई आप लोगों से लिंक वाले लोग जो पकड़े जाते हैं, अगर छापे मारती हैं केंद्रीय एजेंसियां, तो क्या दिक्कत है? पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, कन्नौज की जनता बताती है। पंपी जैन हमारे समाजवादी पार्टी के पुष्पराज जैन एमएलसी थे, तो उनके यहाँ भी तो छापे पड़े, तो उनके यहाँ मिला क्या?
छापा हमारे यहाँ डाल दीजिए। तो बदले के लिए मारा था छापा? बदले के लिए मारा था क्या छापा? जी आप सुन नहीं रही हैं चर्चा क्या हो रही है? ना कीजिएगा तो कैसे सुनेंगे? आप हमसे ध्यानपूर्वक सवाल तो सुनने दें। बताइए, सवाल पूछिए दोबारा। हम सवाल हमारा ये है, 16 नवंबर 2017 को नोटबंदी होती है काला धन खत्म करने के लिए। उसके बाद 3 माह तक पैसा नहीं मिलता किसानों को, खाद के लिए भी 50,000 रुपए नहीं मिलते हैं। और बावजूद इसके करोड़ों रुपया कैश कैसे मिल जाता है? समाजवादी पार्टी जो है वो चुटकी लेती है, कहती है साहब ये डिजिटल इंडिया का भी फेलियर है। पी जैन, पीयूष जैन, पुष्पराज जैन। नए नोट तो कहां से आ गए? वो आपकी कार्यकर्ता थे ना, कार्यकर्ता थे। तो आप उनसे सवाल कीजिए कि आपने कैसे इस लोग को सह दे रखी है कि जनता का पैसा दबा के घर में बैठते हैं। शर्म आनी चाहिए। वो जनता का पैसा था, जनता का खून चूसती है आपकी सरकार और जनता का पैसा को घर में दबा के रखने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आपको आनी चाहिए। जब 50,000 रुपए नहीं मिल रहे थे, आरबीआई आपके अंडर है, पैसा कैसे काला धन? इसी के लिए नोटबंदी की थी। किसान मरते रहे, खाद के लिए उन्हें 5,000 रुपए नहीं मिले। ठीक है। तो ये काले धन पर आर पार आप लोगों ने देख लिया। नीचे से जो और सवाल आया था, रोजगार को लेकर सवाल था, उस पर जवाब देंगी आप? भर्तियां, सरिता जी भर्तियां अभी निकल रही हैं, कैसे नहीं है? योगी जी की सरकार में जितने लोग खुश हैं, क्या 4.5 लाख भर्तियां यहाँ निकली है? ठीक है, कुछ और सवाल लेते हैं, कुछ और सवाल। मैम ये पूछना चाहते हैं कि किससे सवाल है? मैं बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहता हूं, जिसके लिए कन्नौज मशहूर है, उन्होंने 5 साल के अंदर कन्नौज के इत्र के बारे में क्या किया? कन्नौज के इत्र के बारे में क्या किया? परफ्यूम पार्क को लेकर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए कि साहब वो काम रोक दिया। ऐसा क्यों किया? कन्नौज के साथ भेदभाव कर रही है क्या बीजेपी सरकार? कुछ नहीं है। आज ही मोदी जी इस तिरुआ विधानसभा क्षेत्र में आए थे और बोले कि कन्नौज का इत्र विदेश तक जाएगा। कन्नौज के जो व्यापारी हैं वो आगे तक पहुंचेंगे। ये हमारी सरकार की योजना है। तो कन्नौज का इत्र जो है वो विदेशों तक पहुंचाने की योजना बना रही है बीजेपी, वो बता रही है। बीजेपी योजना बना रही है तो दलित समाजों की जो हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। क्या नाम, भाजपा की सरकार में भाजपा की सरकार में जो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, दलित 20 दिन वो तो वहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप यहाँ पर कह रहे हैं रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही हैं? नहीं लिखी जाती। दलितों को 20 दिन बाद तो मिट्टी मिलती है, मिट्टी खुदा के निकाली जाती है, फिर भी रिपोर्ट दलितों को नहीं लिखी जाती है। दलितों को जब रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी हमारे। ठीक है आप ये भारतीय जनता पार्टी और इनके सारे नेता तो योजना बनाने वाले तो हैं। ये बाकी जमीन पे क्या इन्होंने काम किया है? योजनाएं बनाई थी, बुलेट ट्रेन चलाने की, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की, 15-15 लाख सबके खाते में आने की। क्या किसी खाते में 15 लाख रुपया आया? कोई बताए? ये तो योजनाएं बनाते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये एक सेकंड शांति। मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि आज पहली बार ऐसा हो रहा होगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में कि किसी पार्टी की तरफ से 1 नहीं 2 नहीं 3री बार प्रवक्ता बदला जा रहा है और वो बीजेपी की तरफ से हो रहा है। पहले यहाँ पर त्रिपाठी जी आए, उसके बाद सरिता जी आई और अब यहाँ पर बीजेपी के 3रे प्रवक्ता आ गए जिनका नाम मैं नहीं जानती हूँ। अपना नाम बता दीजिए। नाम शरद मिश्रा है। और ये प्रवक्ता बीजेपी क्यों बदल रही है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री में? सवालों से डर रहे हैं क्या? कतई नहीं। आप जो सवाल ले रही हैं वो लोकल सवाल ले रही हैं और आपके लोकल व्यक्ति खड़े हैं, जबकि हमारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जी यहाँ की नहीं है, इसलिए उनको जमीन की जानकारी नहीं। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सवाल हैं, उत्तर प्रदेश के रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है। रोजगार उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। इनकी सरकार ने केवल घोटाला किया है, एलडीए घोटाला किया। वो एलडीए घोटाला, वो किस उस घोटाले में इन्होंने केवल महिलाओं का पेटीकोट उसमें से चुरा लिया और साड़ियां दी। संयम के साथ अपनी बात रखिए। चलिए वो घोटालों पर आ गए आप। ये कुछ नहीं करते हैं, ये 4.5 लाख विभाग बताएंगे। ये नरेगा को नौकरी बताते हैं पढ़े लिखे लोगों ने। एक माता पिता ने सपना देखा उसका बेटा जेबर गिरवी रख के पढ़ाया, डॉक्टर मास्टर बनेगा। इन्होंने नरेगा में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। नौकरी बताते हैं, विभाग बताओगे किस विभाग में नौकरियां दी?
सर ये बताइए आप मुझे कि आखिरकार अगर भर्तियां निकलती हैं तो उसमें धांधली जो होती है, इसके लिए क्या सरकार और प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी नौकरियां निकली है उसमें कहीं कोई धांधली, जो अगर धांधली किसी ने करने की जरूरत की है तो बाबा ने उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया। अरे भाई, बुलडोजर जो है वो तो माफियाओं वालों पर चल रहा है। जो नौकरियों में धांधलियां हो रही है वो तो यहाँ पर युवा बेरोजगार है जो अपने सवाल पूछ रहे हैं। कुछ और सवाल लेते हैं, आराम से। सवाल किससे? हमारा बीजेपी से है। जो पुरानी पेंशन है इन्होंने अभी तक क्यों नहीं बहाल की? 2005 के बाद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही। ठीक है, आपका सवाल। मैडम चौथा बुलाइएगा, चौथा। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। और किसी का, आइए इधर आइए, सवाल बताइए। मैडम, एक इनका एसपी हुआ था महोबा में, पाटीदार एसपी हुआ करता था, जो वसूली करता था। उस वसूली की वजह से एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। आज वो फरार है। किससे सवाल है? बीजेपी से पूछ रहा हूँ, इनकी ही सरकार है ना, सवाल तो किससे पूछूंगा मैं? एसपी, इनका एसपी वसूली करता था, किसके लिए वसूली करता था? आज तक फरार है। इनकी कानून व्यवस्था ऐसी है, एसपी फरार है। लीजिए, आप कह रहे थे बुलडोजर चलवा रहे हैं, वो कह रहे हैं इनकी कानून व्यवस्था ऐसी है, एसपी फरार है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है तो इनके सवाल ना लिए जाएं, इनके सवाल नहीं बनते हैं। देता हूं जवाब, ये समाजवादी पार्टी के करके सवाल लीजिए, लेकिन आप देखिए कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। आज इनके पूर्व मंत्री ने, उत्तर प्रदेश में इनके कॉर्पोरेशन के पूर्व मंत्री ने, इन्होंने क्या किया? उन्नाव की एक लड़की को मार के इन्होंने गाड़ दिया। ये समाजवादी, ये शासन सत्ता की बात करते हैं। ये और ये सब आपके राज में हो रहा है। आपका राज जो है वो इसके लिए कहीं से जिम्मेदार नहीं है। सुनिए, अब मैं आपको बता दूं, ये जो लाल टोपी वाले ना, रेड अलर्ट वाले, क्योंकि चुनाव आचार संहिता चल रही है, किसी सरकार सत्ता। ठीक है, रेड अलर्ट बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, रेड अलर्ट। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि साहब लाल का जादू चलेगा, 22 में बदलाव होगा। इसी मिजाज पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। फौरन लौट रही है हमारे साथ। मैडम, ये कन्नौज के पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, कन्नौज जिला जो दिया बहन जी ने दिया है, जो कन्नौज की एक बार भी जनता ने नहीं सोचा कि विधायक यहाँ से जिता के भेजना चाहिए, बिल्कुल पीछा छोड़ रखा है। हर चीज दिया है कन्नौज में। ये बहुत दुखी है। इनको लगता है कि बहन जी ने जिले का दर्जा दिया था कन्नौज को, तो उसका रिटर्न कन्नौज के लोग क्यों नहीं दे रहे बहन जी को? कुछ और सवाल जल्दी। जो मैम योगी जी ने जुमला दिया था 1 करोड़ टैबलेट देंगे और लैपटॉप देंगे, वो टैबलेट लैपटॉप कहाँ है? और टैबलेट लैपटॉप कहाँ है? टैबलेट लैपटॉप कहाँ है? मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से एक है कि तहसीलदार को इनके सांसद दिन में घुस के पीटते हैं और तब इनका कौन? सुब्रत पाठक जी। तब बुलडोजर कहाँ है? इनका बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर चला क्यों नहीं? जवाब दीजिए भाई। यहाँ तो इन लोगों के पास लंबी चौड़ी लिस्ट है सवालों की और सारे सवाल आपसे हैं। मैं बता दूं, पहले तो इनके इस बात का, सुब्रत पाठक जी वाली की बात का जवाब दो। आपको सही जानकारी नहीं कि सुब्रत पाठक जी कन्नौज के सांसद है, कन्नौज की जनता उनसे बहुत प्रेम करती है। और मैं तो जानकारी देकर आई हूँ वहाँ पर कि सुब्रत पाठक के बारे में कह रहे हैं वो, और ये कन्नौज की जनता ये जो सवाल भी कर रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। चलिए आप जवाब दे दीजिए, क्या हुआ उन टैबलेट्स का जो बंटने थे, जो इधर से सवाल आया था? अरे आपने टेबलेट घोटाला किया है। आपको मालूम है कि आपने करीब 1,30,000 टेबलेट उत्तर प्रदेश में मंगाए और आधे घोटाले कर लिए और घोटाला करके अपने बेच लिए। अच्छा। तो नवाब सर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये घोटाला नहीं करते हैं ना, इसलिए थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आते सही है, यही कह रहे हैं ना? इनका ये घोटाले नहीं करते, कुछ देते ही नहीं। एक जैसा इन्होंने 5 वर्षों में किसानों के साथ किया, इन्होंने बम्बों की सफाई तो हमेशा साल भर में प्रतिवर्ष 2 बार कराई, खूब ठेकेदारी की, लेकिन पानी कतई नहीं भेजा किसानों के लिए। ये जवाब नहीं दे पाते। इनसे हमारा सवाल है कि किसानों की 8 हत्या करने वाले व्यक्ति की जमानत कैसे हो गई, जिसपे भेड़ बकरियां भैंस की चोरी हुई, वो अभी जेल काट रहा है। कौन? आजम खान जेल काट रहे हैं। कैसी चार्जशीट लगी और टैनी को दिखावा में जेल भेजा गया कि हम जेल भेज रहे हैं। इनकी पुलिस ने उन्हें बरी कर दिया। मुकदमा भी कितना गंभीर, जो देश का पेट भरता है। शर्म करो, किसानों की हित की बात करते थे, गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन जमानत तो भाई अदालत से मिली है ना, उसमें इनकी क्या भूमिका है? हम वकील भी हैं, पता है कैसे पुलिस रिपोर्ट लगाती है उसके। ओहो, ये तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं आपने मैनेज करवा दिया। आप लोगों ने इतनी ढिलाई बरती कि अदालत क्या करती, उसने जमानत दे दी। मैं बता दूं, शायद
समाजवादी लोग अपनी सरकार में यही करते चले आए हैं, लगातार पुलिस पे दबाव बनाते रहे। माननीय न्यायालय ने उनको जमानत दी है, हम माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं और उनके आदेशों का अनुसरण करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जरा यहाँ पर जो दो और मेहमान हैं उनसे पूछते हैं, किसानों का मुद्दा कितना बड़ा है यहाँ पर? देखिए, किसानों का मुद्दा तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा है, कन्नौज उससे बाहर नहीं। देखिए, आज 750 किसानों की जो शहादत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? आज किसान की लागत तो बढ़नी दूर रही, उसकी आमदनी बढ़नी दूर रही, उसकी लागत जरूर दुगनी कर दी। और लेकिन ये हालत तो किसान की लगातार सालों से है ना, दशकों से ऐसी दशा में है किसान। इसके लिए मोदी योगी सरकार को क्यों कटघरे में खड़ा करना? ये किसानों की जो बात करेगा, यहाँ आलू की चिप्स फैक्ट्री के लिए कहा गया, लेकिन झूठे वादे किए गए। यहाँ पर किसने कहा आलू की फैक्ट्री के लिए? मोदी ने कहा था गुरसाहिबगंज में। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज चिप्स फैक्ट्री बनेगी। आज 5 साल हो गए चिप्स फैक्ट्री बन रही है। हमारे किसानों 2017 में आए थे प्रचार करने, तब कहा था? 2017 में तब आए थे। अभी तक किसानों की खाद जो है 50 किलो की 45 किलो कर दी गई, लेकिन उसका दूना रेट कर दिया कि किसानों की कोई बात। आलू की फैक्ट्री का क्या हुआ? आलू की फैक्ट्री का सवाल का जवाब तैयार रखिए। आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि ये राम भक्त हैं और सबसे ज्यादा इस सरकार में जिस तरीके से किसान परेशान है ये गायों से, और उसके बाद गायों की जो हत्या हो रही है, आप किसी भी गौशाला में जाकर देखिए, वो गायों को सैकड़ों गाय। ठीक है। समय मेरे पास इतना ही है। यहाँ पर सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये कन्नौज की जनता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।